हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर अपनी डेली करंट अफेयर की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम न्यूज़ में आए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। तो चलिए, अपना डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन रखना चाहूँगी जो कि हमारे आज के डिस्कशन पे बेस्ड हैं। तो अब पहला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन स्काई लाइट है, ये एयर फोर्स की एक्सरसाइज है क्वाड नेशन के बीच में। फिर उसके बाद है वाइस प्रेसिडेंट, जो कि थर्ड हाईएस्ट ऑफिस है कंट्री का। फिर बैंकॉक डिक्लेरेशन, जो कि एशियान नेशन से रिलेटेड है। फिर लास्ट क्वेश्चन, एशियान कंट्रीज़ में इंडिया, चाइना, यूएस, जापान आती हैं या नहीं। ये सारे क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स हैं, जिसका आंसर हम एकदम एंड में देखेंगे पूरे डिस्कशन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। अभी आप जानते हैं हमारे जो अभी वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर नायडू जी, वेंकैया नायडू जी, इनका जो कार्यकाल है ये 10 अगस्त को यानी कि कल ख़त्म हो जाएगा। तो अभी इनको जो है फेयरवेल दी गई थी हमारे बाकी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उन्होंने इनको एक फेयरवेल दी हमारे वाइस प्रेसिडेंट को। तो ये हमारी पोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अभी न्यूज़ में रही है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे। हम जानते हैं हमारे जो नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट होंगे उनका चयन हो चुका है, जगदीप धनखार। ये जो है हमारे नए प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट। तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है ये इंडिया में सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस है। फर्स्ट आप जानते हैं प्रेसिडेंट का है, फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट्स के लेवल पे ये सेकेंड नंबर पे आते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63 से लेकर 71 के बीच में मेंशन है। तो चलिए इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो कि मैंने एक माइंड मैप के थ्रू बनाया है। तो ये वाइस प्रेसिडेंट की जो इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है जिसमें जो लोग इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के, ये इनका इलेक्टोरल कॉलेज है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप जानते हैं जैसे जब प्रेसिडेंट का होता है तो उसमें नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट वाइस प्रेसिडेंट के में ऐसा कोई भी रूल नहीं है। इसमें सारे मेंबर जो है राज्यसभा और लोकसभा के, चाहे वो नॉमिनेटेड हो, चाहे वो इलेक्टेड हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट मेंबर हो, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। और ये जो वोटिंग होती है ये होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग के थ्रू। ये जो प्रोसीजर है इसके थ्रू इसका जो इनका सिलेक्शन होता है, और सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। सीक्रेट बैलेट की उसमें आपको बंद रहेगा, उसमें ये नहीं पता चलेगा कि किसने किसको वोट किया है, तो ये सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। और ये जो वैकेंसीज हैं इनकी इस पोस्ट की वैकेंसी कब होती है, तो यदि जो उस वक्त ऑफिसर वहाँ पे पोस्ट पे हैं उनकी डेथ हो जाती है तब वैकेंसी होती है, या फिर इनको रिमूव कर दिया जाता है यदि पार्लियामेंट में कोई जो है मोशन ला दिया गया उनके रिमूवल से रिलेटेड, तब उन्हें रिमूव किया जा सकता है। और फिर उसके बाद यदि वो खुद रेजिग्नेशन दे दें, रिज़ाइन कर दें। और ये जो रिज़ाइन करते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ये किसके पास रिज़ाइन करते हैं, ये प्रेसिडेंट के पास करते हैं। और आप जानते हैं जब प्रेसिडेंट रिज़ाइन करता है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। अगर आप इंडिया के सिटीज़न हैं और आपकी एज 35 ईयर से ज़्यादा है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ये दो जो है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फिर उसके बाद टर्म्स ऑफ ऑफिस देख लेते हैं कि 5 साल का एक कार्यकाल होता है। और एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़, जो वाइस प्रेसिडेंट हमारे होते हैं ये चेयरमैन राज्यसभा के होते हैं, और इनको जो सैलरी मिलती है वो उसी कैपेसिटी में मिलती है कि एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट के नाम पे इनको कोई सैलरी नहीं मिलती है, उनका जो काम है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उसके बेसिस पे इनको सैलरी मिलती है। तो ये हो गया वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। फिर चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं जो कि लाइव फायर एक्सरसाइज रिलेटेड है। लाइव फायर एक्सरसाइज क्या है, अभी आप जानते हैं बहुत न्यूज़ में रहा है कि जब हमारी ये जो ताइवान है, यूएस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने विज़िट किया था ताइवान में, तब से चाइना बहुत भड़का हुआ है। तो उसी का आउटकम है एक एक्सरसाइज है लाइव फायर एक्सरसाइज। तो इसमें क्या होता है इस एक्सरसाइज में कि कोई भी कंट्री जो कि जिसके मिलिट्री पर्सोनल है, मतलब जो मिलिट्री से रिलेटेड, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये लोग जो है
लाइव तरीके से, कि लाइवली ऐसा नहीं है कि जैसे लड़ाई हो रही है, बट नॉर्मली अपने ही वहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। लाइव का मतलब यहाँ पे हो गया कि जो उनके पास मिसाइल्स हैं, जो उनके पास एयरक्राफ्ट हैं, उनके पास जितनी भी चीज़ें हैं जो कि आर्मी के लिए जो ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ों का रियल टाइम वो जो है यूज़ करके देखते हैं कि उनको जो अगर मान लिया इन केस वॉर हो जाता है तो उससे पहले के टाइम पे एक्सरसाइज की तरह इसको किया जाता है। तो ये लाइव फायर का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एक नेशन से रिलेटेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना ही करेगा तो उसको लाइव फायर कहेंगे। ये कोई भी नेशन करता है किसी भी मतलब अपने आप को प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे आप जानते हैं हमारी बहुत सारी एयरफोर्स एक्सरसाइज होती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, जो कि अपने पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए मेनली होता है। बट मेनली होता है कि अगर मान ली इनकेस ऐसी सिचुएशन आ गई, अभी तो बहुत सालों से वॉर नहीं हो रहा है एक्सेप्ट यूक्रेन और रशिया वॉर, लेकिन फिर भी अगर वॉर की सिचुएशन आ गई तो आर्मी हमारी प्रिपेयर्ड है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए किया जा रहा है। और लाइव फायर एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस है बाकी उनसे, कि इसमें जो रियल टाइम पे हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करके चेक किया जा रहा है। तो अभी क्या हुआ है, ये चाइना ने ताइवान के रीजन के अराउंड अपनी ये लाइव फायर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक तरह से उन पर दबाव बनाने के लिए, जिसमें इन्होंने क्या किया है, करीब जो है 11 बैलिस्टिक मिसाइल को उस कंट्री के कोस्ट के अराउंड यूज़ किया गया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। इसमें मेनली वही इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताई कि मिलिट्री पर्सनल जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो उनके पास आर्म है, अम्यूनिशन है, उन सब का यूज़ करते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है एशियन नेशंस की। तो अभी रिसेंटली हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है एशियन इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में। तो अभी 8 अगस्त जो है, 8 अगस्त को ऑब्ज़र्व किया गया है एशियान डे। तो उसी दिन मीटिंग रही है हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, तो इसलिए एशियान थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। तो ये हमारा जो साउथ ईस्ट नेशन है, इंडिया के जो साउथ ईस्ट रीजन में जो कंट्रीज़ हैं उसमें करीब 10 कंट्रियों का एक ग्रुप है जिनको एशियान कहा जाता है। ये 10 कंट्री हैं, जैसे कि म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनेई, वियतनाम, लाओस एंड फिलीपीन। ये सारे 10 नेशन हैं जो कि एक तरह से एक ग्रुप में ये काम करते हैं, ये एशियन नेशन। तो ये एशियन नेशन जो है ये करीब 10.6% के अराउंड जो ट्रेड इस रीजन में होता है। इंडिया का सबसे बड़ा मतलब इतना 10.6 के अराउंड इनका जो ट्रेड होता है इंडिया से होता है, जितना भी इंडिया इनका 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है जो कि इतना अमाउंट है उसका। और इनका मोटो क्या है, इनका जो विज़न क्या है, वो है 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। ये एशियन कंट्रीज़ का विजन है, मोटो। और अभी मैंने बताया 8 अगस्त को इनका ऑब्जर्वेशन एशियन डे था। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है, इंडोनेशिया में है, जकार्ता में। इंडोनेशिया में जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है, सेक्रेटेरिएट है। और ये जो एशियन नेशन है इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1967 में, जब ये बैंकॉक डिक्लेरेशन, जिसको एशियन डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, तो वही एक फाउंडिंग फादर था, उसी से एशियन का जन्म हुआ है। तो फिर उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ जैसे की ऑपरेशन है, इंडिया जो पार्टिसिपेट करता है इन ऑपरेशन, जैसे मेकोंग गंगा कोऑपरेशन है। फिर उसके बाद इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवे है जो कि कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। और फिर कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट आप जानते हैं, ये बहुत फेमस प्रोजेक्ट है जो कि कनेक्टिविटी म्यांमार और नीचे के रीजन में, इस रीजन में, साउथ ईस्ट रीजन में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है इंडिया के साथ बनाया गया है। और फिर उसके बाद है इनकी बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज एशियन कंट्रीज़ के साथ है, जैसे कि कॉर्पेट एक्सरसाइज इंडोनेशिया के साथ है, थाईलैंड के साथ है। फिर उसके बाद समुद्र शक्ति जो है वो इंडोनेशिया के साथ है। फिर सिम्बेक्स एक्सरसाइज जो कि सिंगापुर के साथ है। ये सारे एशियन नेशन हैं, इनके साथ हमारी कुछ एक्सरसाइजेज हैं। और एरिया ऑफ कंसर्न क्या है, एक्चुअली आप जानते हैं जो साउथ चाइना सी में चाइना का डोमिनेंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। वहाँ पे चाइना अपना इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसे आप देख रहे हैं श्रीलंका में उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया। उस जो इधर कुछ आइलैंड है वहाँ पे भी ये अपना चाइना जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा असर्ट करता है। तो ये एक कंसर्न है, ये सारे नेशन ये मिल के, ताकि
ऐसी कोई भी अगर सिचुएशन आती है उसके अगेंस्ट ये काम कर सके। तो मेरे लिए 10 कंट्रीज़ हैं जो कि मैंने आपको अभी बताई हैं, 10 कंट्रीज़ टोटल। तो चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं जो कि पोर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है। पोर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी क्या है? ये अभी काफ़ी पुरानी स्ट्रैटेजी है जो 2008 में एक यूएस के नेवल वॉर कॉलेज के एक रिसर्चर प्रोफेसर थे जिनका नाम था विलियम एस मूरे। इन्होंने ये स्ट्रैटेजी दी थी। ये इस स्ट्रैटेजी के अंतर्गत ये है कि मान लीजिए कोई कंट्री जो है दो कंट्रियों के बीच में वॉर हो गया कि एक मान लीजिए बहुत ही छोटी सी कंट्री है, जैसे कि मान लीजिए अभी ये चाइना एंड ताइवान के कॉन्टेक्स्ट में है ये जो स्ट्रैटेजी की बात हुई है कि मान लीजिए अगर कोई कंट्री है जिसके पास ताइवान मान लीजिए छोटी सी कंट्री और चाइना बहुत बड़ी कंट्री, आप जानते हैं कि उसके पास आर्मी में हर चीज़ में इकोनॉमी के मामले में चाइना बहुत आगे निकल चुका है। ताइवान बहुत ही छोटी कंट्री, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि यदि अगर चाइना ने हमला कर दिया ताइवान पे तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है ताइवान को, बिकॉज उनके पास इतनी ज़्यादा जो है स्ट्रेंथ भी नहीं है, उनके पास ज़्यादा मैन पावर भी नहीं है, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं है, मिलिट्री से भी ज़्यादा रिलेटेड चीज़ें उनके पास नहीं है। तो एक तरह से ये इनके लिए बहुत ही घातक हो सकती है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये पोर्क्यूपिन स्ट्रैटेजी, इसमें ये होता है कोई भी ऐसा अगर मान लीजिए दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, कोई बहुत ही जो है स्ट्रांग आदमी है और फिर कोई दूसरा बहुत ही वीक है, तो क्या करना है, वीक वाले को अपने आप को ऐसे डिफेंड करना है कि जो सामने वाला है अपने आप को ऐसे बचा के रखो कि सामने वाला अपना सारा हथियार, अपनी सारी चीज़ें जो है आपके ऊपर, सारे जो रिसोर्सेज है लगा दे। आपको उस पर हमला नहीं करना है बल्कि अपने को सिर्फ और सिर्फ बचाना है। और ये ऐसा करने में इनके जो रिसोर्स हैं, इनके पास जो बॉम्ब होंगे, इनके पास जितनी भी चीज़ें होंगी, वो सारी आपको मारने में लगा दें और आप सिर्फ अपने आप को बचाने में लगे रहें। तो एक ईजी थोड़ा ये जो है एक पोस्ट हो जाएगी। तो यही एक पोर्क्यूपिन स्ट्रैटेजी है अपने आप को बचाने के लिए, ताकि इसको अंत तक ऐसा ना हो कि आप भी अगर लड़ने चल गए तो आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, चीज़ों की कमी है, तो आप वो भी गवा बैठेंगे जो कि आपके पास है। तो उससे अच्छा है अपना जो समय है, अपने जो रिसोर्सेज है, उनको अपने आप को डिफेंड करने में लगाइए। तो ये एक स्ट्रेटजी है कि आप हारेंगे नहीं। अगर आपको सिर्फ अपने आप को बचा लेना, डिफेंड करना है, तो इतना तो कंफर्म है कि आप हारेंगे नहीं, लेकिन आप जीतेंगे भी नहीं, ये भी पता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि आप किसी स्ट्रॉन्ग स्टेट से अगर लड़ाई कर रहे हैं तो आपके जीतने के चांसेस बहुत कम है। तो उनसे लड़ने के बजाय आप अपने आप को डिफेंड कर लो। तो ये एक स्ट्रेटजी पोर्क्यूपिन स्ट्रेटजी है। तो ये ताइवान जो है ये प्लान कर रहा है कि वो चाइना अगर इन केस अटेम्प्ट करता है उनको फोर्सफुली ऑक्युपाई करने का, तो इसी स्ट्रेटजी के थ्रू वो काम करेंगे। फिर चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं जो कि लास्ट आर्टिकल है। ये ऑपरेशन स्काई लाइट से रिलेटेड है। अभी इंडियन आर्मी ने जो है कुछ ऑपरेशनल रेडीनेस देखी, कुछ सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम की। देखिए क्या है स्काई लाइट के अंदर कि हमारी जो इंडियन आर्मी है उसने अभी चेक किया है कि जैसे इन केस क्या होता है, कभी आप कहीं पे वॉर हो गया, कहीं ऐसी सिचुएशन हो गई वॉरफेयर वाली, और उसमें आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत मेन की होती है, क्योंकि जान रहे हैं जब भी कहीं पे कोई वॉर हो रहा है तो बहुत सारे मल्टी स्टेक होल्डर होते हैं। मल्टी स्टेक होल्डर में आपका हो सकता है आर्मी है, उसके बाद नेवी भी अगर मान लीजिए पार्टिसिपेट कर रही है, फिर आपको एयरफोर्स के थ्रू अगर ज़रूरत है, तो वो सारे अलग अलग स्टेक होल्डर हैं। और इवन अलग अलग एक आर्मी में भी बहुत सारी विंग्स हो जाएंगी, बहुत सारी। तो आप सबके बीच में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी वॉर को जीतने के लिए, किसी भी चीज़ को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए कम्युनिकेशन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये ऑपरेशन स्काई लाइट के अंदर जो इंडियन आर्मी है उसने चेक किया है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर मान लीजिए जो हमारा जो बेसिक कम्युनिकेशन होता है वो अगर काम नहीं करता है इन केस, तो सैटेलाइट बेस्ड जो कम्युनिकेशन है वो काम कर रहा है कि नहीं। तो एक तरह से इसी को चेक करने के लिए एक्सरसाइज थी, जिसे ऑपरेशन स्काई लाइट बोला गया है। तो चलिए अपने आज के क्वेश्चंस पे आते हैं जो कि हमारे डिस्कशन पे बेस्ड थे। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि जो ऑपरेशन स्काई लाइट जिसको हमने अभी लास्ट में देखा, ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है अमंग क्वाड नेशन। तो आप जानते हैं ऐसा नहीं है, तो ये क्वेश्चन फॉल्स हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं जो बोला वाइस प्रेसिडेंट इज़ द थर्ड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। तो आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी सबसे पहले ये डिस्कशन हुआ था कि सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है, फर्स्ट हाईएस्ट ऑफिस है
किसका, प्रेसिडेंट का, और सेकंड पे वाइस प्रेसिडेंट आएगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये भी फॉल्स है। फिर चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है कि बैंकॉक डिक्लेरेशन जो है वो एशियन नेशन से रिलेटेड है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ये अभी हमारी बात हुई है, जिसे एशियन डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, जो कि 1967 में ओरिजिन हुआ था एशियान का इसके थ्रू। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जो बोला एशियान कंट्री जो है इसमें इंडिया, चाइना, यूएसए, जापान आते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये सारे इनमें से कोई कंट्री नहीं आती, लेकिन ये सारे कंट्री इंगेज करते रहते हैं एशियन नेशंस के साथ। तो आप एक बार देख लीजिए एशियन कंट्री में कौन कौन से एशियन में कंट्रीज़ आते हैं, जैसे थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया, सिंगापुर। ये आप साउथ ईस्ट, अगर आपके दिमाग में मैप है तो आप देख सकते हैं जो साउथ ईस्ट नेशन है, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनेई, वियतनाम, लाओस एंड फिलीपीन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।